अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर लॉ गैट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो हमारा इस दफ़ा गैट का सिलेबस है वो स्पेसिफ़िक है, तैयारी करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कोशिश कीजिए कि पहले कंसेप्ट्स क्लियर कर लें, इसके बाद अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जाएं, क्योंकि एमसीक्यूज़ अगर आप तैयार करेंगे तो वहाँ पर आप भूल सकते हैं। अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कंप्लीट नहीं है, 3 चैप्टर हैं। आज हम पहले फर्स्ट जो 2 चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 है, फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक है, और सेकंड चैप्टर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 2-2, 3-3 लाइनों में है, इतना मुश्किल नहीं है। जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल चैप्टर 1 आर्टिकल 8 है, लॉज। ऐसे कवानीन जो है, जो गवर्नमेंट है ऐसे कवानीन नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करें, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, ऐसे कवानीन नहीं बनाए जा सकते। आर्टिकल 8 सब सेक्शन 2 में ये बताया गया कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ऐसे कवानीन नहीं बनाए जा सकते। हाँ, ऐसी सूरत मुमकिन है कि जब इमरजेंसी की सूरत में। इसके बाद आर्टिकल 9 है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। डियर स्टूडेंट, यहां पर 2 चीजें डिस्कस की गई हैं कि किसी भी पर्सन को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 के तहत किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी, उसकी जिंदगी से उसको महरूम नहीं किया जा सकता और ना उसकी आज़ादी से उसको महरूम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुश्किल चीज़ें नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 10 है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके बाद आर्टिकल 10 में ये बताया गया है कि किसी भी पर्सन को अकॉर्डिंग टू लॉ उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है, बट वैसे उसको जो है वो अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस जो है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करती है या डिटेन करती है तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं किया जा सकता तो अपने करीब तरीन जो मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आर्टिकल 10A है, ये है राइट टू फेयर ट्रायल। हर जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है इसके पास राइट है कि उसको फेयरली उसको सुना जाए। अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो फेयर ट्रायल होना उसका राइट है। इसके बाद है आर्टिकल 11, ये है स्लेवरी, फोर्स लेबर जो है ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पाकिस्तान में जो गुलामी है और जो फोर्स लेबर है इसको ममनू करार दिया गया है। आर्टिकल 11 के सब आर्टिकल 2 और 3 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, 14 साल से कम उम्र बच्चे से मुशक्कत नहीं ली जा सकती। इसके बाद आर्टिकल 12 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। स्टूडेंट्स, रेट्रोस्पेक्टिव जो पनिशमेंट ये है क्या, मैंने हमारा जो पीपीसी का प्लेलिस्ट है आप देखिएगा, इसमें जो 1-2 मेरे लेक्चर्स हैं इसमें मैंने रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो सम अप मैं आपसे को बता देता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम। अगर कोई फॉर एग्जांपल मर्डर करता है तो एट द टाइम ऑफ मर्डर, अगर पाकिस्तानी कवानीन में उसके मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है तो उसको डेथ
दोबारा तरमीम करके उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। जो उस वक्त सजा मौजूद है सिर्फ वही सजा दी जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेक्शन आर्टिकल 13 में वाज़े तौर पर बताया गया कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ना उसको जो है उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, डबल पनिशमेंट मीन है कि अगर एक क्राइम में, एक जुर्म में अगर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद सेंटेंस जो है वो अनाउंस हो जाए, जजमेंट कंप्लीट हो जाए, तो फिर दोबारा सेम ऑफेंस पर उसको जो है पनिश नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 14 है, वो है डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में, कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया जा सकता। उसके होम जो है ये वो हाउस ब्रेकिंग ट्रेसपास ये उन्हीं के मुतल्लिक है। जो पीपीसी के लेक्चर्स हैं उसमें मेरा एक लेक्चर है इसके मतलब आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है, इसके बाद फ्रीडम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल 15 जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके पास राइट है कि वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आज़ादाना तौर पर जा सकता है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये एक सोशल लिबर्टी है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के पास, कि हर शहरी जो है वो इकट्ठ कर सकता है, इकट्ठे हो सकता है, असेंबली बना सकता है, बट ये जो है ये अनलॉफुल असेंबली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल जो है वो 17 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन स्टूडेंट्स जो है ये आप एसोसिएशन बना सकते हो, पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी सोशल एसोसिएशन बना सकते हो, रिलीजियस एसोसिएशन बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ बना सकते हो। जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं बनाई जा सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आर्टिकल जो है वो 18 है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हर पाकिस्तानी शहरी के पास ये राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 कि वो आज़ादाना तौर पर ट्रेड कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है और वो किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है 19। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारी आज के जो हमारा ये जो मीडिया है इसको आज़ादी देता है। ठीक है, तो आपके पास भी आज़ादी है आर्टिकल 19 के तहत कि आप गवर्नमेंट के किसी भी मामलात को क्रिटिसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 19A है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 19A है इंफॉर्मेशन। आपके पास राइट है कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो, गवर्नमेंट जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मामलात हैं उनके मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजियस एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, ये आपके पास राइट है कि आप स्टूडेंट्स, एक मैं कायद-ए-आज़म साहब का फरमान कोड करता होता हूं कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। आप लोग आज़ाद हो, पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद हैं, वो जो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो कायम कर सकती हैं, बना सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, बट अंडर द लॉ कर सकती हैं। जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी ऐसा काम नहीं कर सकती। आर्टिकल 21 है, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी मखसूस रिलीजन के लिए जो टैक्स है, जो चंदा है वो नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान में ना तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ना कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा कर सकता है कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान से ज़बरदस्ती कोई टैक्स ले या कोई चंदा ले रिलीजन के नाम के पे खास तौर पर। इसके बाद आर्टिकल था 21। इसके बाद आर्टिकल 22 है, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपने देखा होगा कि हमारी जो प्री क्लासेस हैं इसमें इस्लामिक स्टडी पढ़ाई जाती है, इस्लामियात पढ़ाई जाती है, लेकिन जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको
जबरन नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो एथिक्स की एक इखलाकियात की बुक जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद 23 है प्रोविजंस एज टू प्रॉपर्टी। हर जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, रेंट आउट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, उसके पोजेशन ले सकता है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा कर सकता है। इसके बाद लास्ट जो सेक्शन है, लास्ट जो आर्टिकल है वो है 24, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पर्सन, किसी पर्सन को, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू लॉ हो सकता है। कोई भी पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, वो खरीद सकता है, वो इसका पोजीशन ट्रांसफर कर सकता है, वो पोजीशन एक्वायर कर सकता है। बट आगे चल के आर्टिकल 24 का जो सब आर्टिकल सी है, इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अगर इसके लिए प्रॉपर्टी दरकार होगी तो प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की जा सकती है। एक्विजिशन एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की जा सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 आर्टिकल 50 to 89 तक हम डिस्कस करेंगे। इसको हम आर्टिकल वाइज ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें मजलिसे शूरा, पार्लियामेंट को डिस्कस किया गया है। एक बात मैं यहां पर आपको बताता चलूं, हमारी जो पार्लियामेंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम जो है वो मजलिसे शूरा ही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि आईनी जो नाम है हमारी पार्लियामेंट का वो मजलिसे शूरा है। एक्चुअली मैं आपसे ये सारा कुछ एमसीक्यूज के को ही मद्देनजर रखकर डिस्कस करूंगा। आज इसमें मैं तमाम बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में मुझे डिस्कस करना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स आपसे डिस्कस करता चलूं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 20 अक्टूबर 1972 20 अक्टूबर 1972 को बनाया गया था, फिर रेक्टिफाई हुआ 19 अप्रैल 1973 को, 1973 को 19 अप्रैल को ये रेक्टिफाई हुआ। इसके बाद ये इफेक्टिव जो है या इंपोज जो है वो 14 अगस्त 1973 को ये जो है ये लागू किया गया। स्टूडेंट्स, इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 12 इसके पार्ट्स हैं और 7 इसके स्केड्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बाइकैमरलिज्म सिस्टम जो है वो हमें देता है। बाइकैमरलिज्म सिस्टम में 2 ईवानी निज़ाम होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस जो है पाकिस्तान में वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होकर लोग आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 50 मजलिसे शूरा के बारे में बताया गया है। मजलिसे शूरा जो है ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट, सेनेट, पार्लियामेंट जो है ये सेनेट और कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली में डिवाइड है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाइकैमरलिज्म सिस्टम हमें देता है। जो हमारी कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, 342 मेंबर हैं। हाँ, इसकी जो ड्यूरेशन है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है, 5 साल बाद इलेक्शन होता है। हमारी ये जो पार्लियामेंट है ये 1973 को बनाई गई थी, ये 1973 को बनाई गई थी और इसको 48 साल हो गए हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स ना आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो 342 टोटल मेंबर्स हैं, 272 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं और इसके बाद 70 जो है वो रिजर्व सीट्स की सूरत में
होती हैं। ये अभी मैं आपको बताता हूं कि कितनी कितनी सीट्स दी जाती हैं। इसमें से 70 सीट्स में से 60 सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए होती हैं। चारों सूबों को ये हिस्सा मिलता है। 10 मजहबी अकलियतें जो हैं, जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं, उनको दी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये एक्चुअली मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द जो पॉलिटिकल पार्टी जिस सूबे में जितनी सीटें डायरेक्ट इलेक्शन से जितनी सीटें लेती हैं उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट्स उनको मिलती हैं। ठीक है, किसी भी एक बात और याद रखनी, किसी भी सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत या 137 सीटों की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, ये जो अब हुकूमत चल रही है इमरान खान साहब की, ये 13 अगस्त 1918 को मार्ज़े वजूद में आई। अब जो स्पीकर हैं वो असद कैसर साहब हैं, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कासिम सूरी साहब हैं। ठीक है, जो हमारे वजीर आज़म हैं वो इमरान खान साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब 20 अगस्त 1918 को बनाए गए। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू देता हूं कि गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं और किस किस जो पार्टियों ने उनके साथ अलायंस किया है, कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट के पास 177 सीट्स हैं, 177 सीटें हैं। पीटीआई की जो सीटें हैं वो 156 सीटें हैं। इसके बाद एमक्यूएम जो पी है इसकी 7 सीट हैं। फिर पीएमएल है, ये पीएमएल क्यू है, इसकी 5 सीटें हैं। फिर बीएपी है, इसकी 5 सीटें हैं। फिर ये आगे मुख्तलिफ ये मिलाकर ये 2 आज़ाद सीटें हैं और 5 दूसरी सीटें हैं। ठीक है, ये आखिरी जो इलेक्शन हुआ था ये 25 जुलाई 2018 को हुआ था। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट है ये एक्सपेक्टेड है कि 12 अक्टूबर 2023 तक अपने 5 साल पूरे करेगी। ठीक है, अब हम अपोजिशन के पास जो सीट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अपोजिशन के पास 160 सीटें हैं, 160 सीट्स हैं। पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 83 सीट्स हैं। पीपी के पास 55 सीट्स हैं। इसके बाद एमएमए के पास 15 सीट्स हैं। बीएनपी के पास 4 सीट्स हैं। एएनपी की 1 सीट है, आज़ाद 2 सीटें हैं। ठीक है, ये मिला के अपोजिशन के पास 160 सीटें हैं। स्टूडेंट, ये डाटा कलेक्ट मैंने किया है तो ये आपके काम आ सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। जो आज़ाद जो रिजर्व सीटें हैं वो 60 सीट्स औरतों की हैं और 10 सीटें मजहबी अकलियतों की हैं। ये जो हैं सीट्स जो हैं ये मैंने अभी आपको बताया, ये इनको जितनी सीट्स इन्होंने जनरल इलेक्शन में विन की होती हैं उसी हिसाब से इनको दी जाती हैं। इसके बाद अब मैं आपको ना एक बताता हूं कि पंजाब में जनरल कितनी सीट्स हैं, औरतों की रिजर्व्स कितनी हैं और गैर मुस्लिम जो अकलियतें हैं उनकी कितनी सीट्स हैं। स्टूडेंट्स, जो पंजाब है इसमें 141 एक तो 141 जनरल सीटें हैं, औरतों की 32 सीट्स हैं। ठीक है, और ये टोटल पंजाब के पास 173 सीट्स हैं। इसके बाद सिंध के पास 61 सीट्स हैं, 61 सीट, और औरतों की 14 सीटें हैं। टोटल सिंध के पास 75 सीट्स हैं, 75 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पास 51 सीटें हैं, जनरल 51 सीटें हैं, 10 सीटें औरतों की हैं और ये टोटल 61 सीट्स हैं। ये मैं ना एक वो बनाकर इधर लगा दूंगा बैक पे, आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बलूचिस्तान के पास 16 सीटें हैं, 16 सीट्स हैं, 4 औरतों की सीटें हैं और 20 सीट्स टोटल हैं। जो फेडरल कैपिटल एरिया है इसके पास 3 सीट्स हैं जनरल, और इसके पास टोटल 3 सीट्स हैं। ये अब जनरल जो सीटें हैं 272 सीट्स हैं, औरतों की 16 सीट्स हैं और 10 सीटें जो हैं वो गैर मुस्लिमों की हैं। ठीक है, ये इसके बाद ये जो है ना ये आर्टिकल 50 में बताया गया है कि मजलिस शूरा क्या है, और 51 में ये बताया गया है कि इन सीट्स के मतलब डिस्कस किया गया है। इसके बाद बताया गया है कि
जो रिजर्व सीट्स हैं वो किस तरह डिवाइड होंगी, मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद वोटर मेंबर की जो एज है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट, वो बंदा वोट दे सकता है जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो। नंबर 1, ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर, वो कम से कम 18 साल का हो और उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में मौजूद हो और इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है उसमें वो उसका नाम दर्ज हो और किसी भी कंप्यूटर कोड ने उसको अनसाउंड माइंड ना डिक्लेयर किया हो। ठीक है, वोटर की जो क्वालिफिकेशन है मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये जो 5 हैं पॉइंट्स, ये वोटर की क्वालिफिकेशन है। इसके बाद ये चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 52 ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, अभी मैंने आपको बताया 5 साल इसकी मुद्दत है। इसके बाद 53 आर्टिकल 53 जो है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मतलब डिस्कस करता हूं। मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 53 में है कि इलेक्शन के फौरी बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, इसको इलेक्ट किया जाएगा, इसकी हल्फ बर्दारी होगी जब कभी, ये आर्टिकल 53 और 4 में है कि अगर 3 और 4 में है कि अगर जो स्पीकर है वो किसी वजह से उसकी सीट जो है वो वीकेंट हो जाए, ठीक है, खाली हो जाए तब, या फिर वो अगर गैर हाजिर हो तो डिप्टी स्पीकर जो है वो ईवान की कार्रवाई चलाएगा। इसके बाद इसकी सीट कैसे विकेंट हो सकती है, वो खुद इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, उसको बाई रेजोल्यूशन के जरिए से उसको उसको बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, कौमी असेंबली नेशनल असेंबली की तरफ से रेजोल्यूशन के जरिए से, या वो खुद इस्तीफा दे दे या किसी ऐसी बॉडली या माइंड इंजरी में चला जाए जो अनसाउंड माइंड हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसको किया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स 54 आर्टिकल 54 जो है वो मजलिस शूरा के अजलास के बारे में है, समनिंग के बारे में है ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा क्या कब अजलास बुलवाया जा सकता है, तो मजलिस शूरा का अजलास टाइम टू टाइम जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली या बोथ हाउसेस दोनों का भी बुलवाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अजलास में कम अज कम 1 साल में 3 दफा इजलास होना जरूरी है और इजलास के दरमियान 120 डेज का जो है वो वक्फा होना चाहिए, इससे जायद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये आर्टिकल 54 है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं ना, ये एक्चुअली मैंने इसको कंप्लीट देखने के बाद ये पॉइंट्स निकाले हैं। मेरे माइंड में यही था कि जो एक्चुअली आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं ना, मैंने उनको कोशिश की है आपके सामने रखने की। इसके बाद 55 है सेक्शन आर्टिकल 55 वोटिंग के मतलब है, असेंबली एंड कोरम। ये 55 जो है ये नेशनल असेंबली जो है इसके कोरम के मतलब है और वोट के मतलब है। अब जो इसका कोरम है 55(2) में बताया गया है, जो इसका कोरम है वो इजलास में कोई भी मेंबर जो है वो कोरम की निशानदही कर सकता है और कोरम जो है 1/4 होना चाहिए इसका कोरम जो है। ठीक है, और जो वोटिंग का तरीकाकार है किसी भी बिल पर, अगर वो है ऑर्डिनरी बिल, मैंने आपको जो लेजिस्लेशन है इसका प्रोसेस आपको प्रोसीजर बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी बिल वो कौन से होते हैं और मनी बिल कौन से होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो ऑरिजिनेटेड बाय आइदर हाउस, वो किसी भी हाउस में जो है वो पेश किए जा सकते हैं, बट जो मनी बिल्स हैं वो सिर्फ जो हैं वो नेशनल असेंबली में जो पेश किए जा सकते हैं। और जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो उसके लिए सादा अक्सरियत से वो पास हो सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल्स हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है ना वो है 56 एड्रेस बाय प्रेसिडेंट,
के जो प्रेसिडेंट है वो बोथ हाउसेज को एड्रेस कर सकता है जनरल इलेक्शन के बाद पहले इजलास में या हर सालाना इजलास के पहले सेशन में। ठीक है, फर्स्ट जो सेशन है इलेक्शन के बाद या फिर जो एनुअली इजलास होता है उसके पहले सेशन में सदर जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट या दोनों ईवानों को एड्रेस कर सकता है। इसके बाद 57 है, ये राइट टू स्पीक है इन मजलिस शूरा। मजलिस शूरा में वजीर आजम, पीएम, फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल और नेशनल असम्बली के दोनों जो हैं नेशनल असम्बली में या दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास में जो है राइट ऑफ स्पीक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है 58 डेसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली। स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल है इसने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है खास तौर पर 1973 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में 1973 के बाद मैंने आपको बताया था कि जब बहन भाइयों का एक खेल शुरू होता है और इनके साथ सदर जो है वो पंजाबी की एक मिसाल है ना मैं खेल लूंगा ना खेलने दूंगा, तो वो होता रहा है। 58 भी जो है इसको यूज करते हुए सदर ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी आइन के साथ एक खिलवाड़ किया है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये सारे ही जो है ना ये इन्वेस्टर्स हैं, इलेक्शन पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर सिर्फ कमाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के मतलब कुछ नहीं सोचते, कोई पॉलिसी नहीं बनाते। अब की जो हुकूमत है इसका भी यही हाल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब 58 जो बी है 2 के साथ बी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। पहले सदर के पास इख्तियार था कि विद द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर सकता था या खुद से भी कर सकता था। इसके बाद 59 है, आर्टिकल 59 जो है ये सेनेट के मतलब है। तो स्टूडेंट्स सेनेट के मतलब आपको बेसिक चीजें बताता चलूं। सेनेट के जो अब चेयरमैन है, अच्छा ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सेनेट के जो चेयरमैन है वो सादक संजरानी साहब है, 12 मार्च 2018 को ये अपॉइंट हुए थे। डिप्टी चेयरमैन में ये मोहम्मद अफरीदी साहब हैं, 12 मार्च 2018 को ये अपॉइंट हुए थे। लीडर ऑफ हाउस जो हैं वो शहजाद वसीम साहब है, 4 जून 2020 को ये अपॉइंट हुए थे। अच्छा आपको यहां पर एक और बात बता दूं, सेनेट जो है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसके हाफ मेंबर जो है हर 3 साल बाद न्यू इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हर मेंबर जो इलेक्ट होता है वो 6 ईयर अपने पूरे करता है, ठीक है। जो पहले के 3 साल पूरे किए हुए होते हैं वो रहते हैं, जो इससे पिछले 6 ईयर पहले इलेक्ट हुए थे वो यहाँ पर जो हैं वो अपनी सीट्स वीकेंड कर देंगे, खाली कर देंगे और फिर नए जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो हर 3 साल बाद उनको इलेक्ट किया जाता है। अच्छा इसके बाद सेनेट में जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो राजा जफरुल हक साहब हैं। राजा जफरुल हक साहब 26 अगस्त 2018 को लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो इलेक्ट हुए थे इसमें सेनेट में, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस ना कर लूं कि सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो हुकूमती पार्टी के पास कितने हैं और अपोजिशन के पास कितने हैं, ठीक है। ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। टोटल मेंबर्स 100 हैं, ठीक है। पीटीआई के पास जो हैं वो पीटीआई के अपने 27 हैं। इसके बाद फिर मिलाक बीएपी के पास 12 हैं, एमक्यूएम के पास 3 हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं, पीएमएल-क्यू के पास 1 है। तो ये हैं इनके। इसके बाद अपोजिशन पीपी के पास 21 हैं, पीएमएलएन के पास 18 हैं, जेयूआईएफ के पास 5 हैं। इसके बाद ये फिर इनके पास हैं। इसके बाद जो अब लास्ट इलेक्शन हुआ है सेनेट का 3 मार्च 2011 को हुआ है और नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है इलेक्शन की वो मार्च 2024 में हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सेनेट के जो सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं, टेक्नोक्रेट या उलमा की सीट्स हैं, विमेन सीट्स हैं और नॉन
जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सीट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब के पास। अच्छा, आपको यहां पर यह बात बता दूं कि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, जहां पर जो मेंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कौमी असम्बली है, जो नेशनल असम्बली है, इसमें जो मेंबर्स हैं वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होते हैं, और चूंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए पंजाब से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब इस को पूरा करने के लिए सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, ठीक है। पंजाब के सबके ही जनरल सीट्स पर 14 मेंबर हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब 14 मेंबर्स हैं। टेक्नोक्रेट्स की 4 सीटें हैं, इक्वल हैं सबके पास। वुमेन की 4 सीटें हैं, इक्वल हैं सबके पास। नॉन मुस्लिम्स की 1 सीट है। सब सूबों के पास 23 सीटें हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कैपिटल जो टेरिटरी है, इसके पास 2 सीटें हैं जनरल, 1 सीट है टेक्नोक्रेट की, 1 सीट है विमेन की, ठीक है। 4 सीटें हैं टोटल जो हमारा कैपिटल है। और फाटा के पास 4 सीट्स हैं जनरल, और ये 4 सीट्स अब इमर्ज हो जाएंगी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ, ठीक है। तो टोटल सीट्स जो हैं वो जनरल 62 हैं, 17 सीट्स टेक्नोक्रेट की हैं, 17 सीट्स जो हैं वो विमेंस की हैं, 4 सीट्स जो हैं वो हमारे नॉन जो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज हैं उनकी हैं। 100 सीट्स ये टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ सकते हैं। अच्छा, फाटा में 25वीं जो तरमीम हुई थी, इसमें फाटा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हो गया। अमेंडमेंट कौन सी थी? 25वीं अमेंडमेंट के तहत फाटा जो है ये इमर्ज हो चुका है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ। इस तरमीम के तहत जो 104 सीटें थी सेनेट की, 4 सीट्स जब इसमें आ जाएंगी तो ये फिर कम होकर अगले 3 सालों में 96 रह जाएंगी, ठीक है। 100 से ये फिर कम हो जाएंगी। फाटा के मौजूदा अरकान जो हैं 2024 तक ये सेनेट के इलेक्शन तक चलेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में ये चलेंगे, जो ये फाटा के मैंने अभी आपको बताया है मेंबर्स। फिर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो जाएंगे और सेनेट की सीट्स 96 रह जाएंगी, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बता दिया कि सेनेट कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये जो है इसका जो मेंबर्स जो सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं वो 6 ईयर पूरे करके जो है वो चले जाते हैं। अगले हर 3 साल बाद इसका इलेक्शन होता है, आधे मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है 60 आर्टिकल 60 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट के बारे में है, ठीक है। अभी मैं आपको बताया हूं उनके नाम, सादिक संजरानी साहब जो हैं, ठीक है, उनकी मुकम्मल डिटेल दे आया हूं। इसके बाद आर्टिकल 61 है, ये है अदर प्रोविजंस रिलेटिव टू सेनेट। सेनेट से मुतल्लिका जो दूसरी प्रोविजंस हैं उसके मुतल्लिक हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको बताया हूं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। 3 साल बाद इलेक्शन होता है, आधे मेंबर्स वो जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, नए आधे आ जाते हैं 6। ये कभी सेनेट कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसके बाद चलते हैं 62 पे। स्टूडेंट्स, ये 62 और 63 जो है ना, ये वो आर्टिकल हैं जिन्होंने किसी ज़माने में हमारे जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको घुमा के रखा है। ये 62 वो आर्टिकल्स हैं जिसमें क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ये जो हमारे मजलिस शूरा है इसको डिस्कस किया गया है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सेक्शन आर्टिकल 62 को मैं डिस्कस कर देता हूं कि इसमें क्वालिफिकेशंस बयान की गई हैं कि मजलिस शूरा के जो मेंबर्स हैं वो सेनेट या कौमी असम्बली किसी तरह का भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी शहरी हो। अच्छा, जो नेशनल असम्बली है इसके लिए 25 ईयर एज लिमिट है, और जो सेनेट है उसके लिए 30 इयर्स एज लिमिट है। जो इनके लिए बाकी क्वालिफिकेशन तकरीबन सेम है। वोटर मेंबर होना चाहिए, बाकी वो जो वोटर्स की क्वालिफिकेशन में डिस्कस करके आए वही हैं। अच्छा, इसके बाद वो तज़कियत शहूद पर पूरा उतरता हो, मतलब वो अच्छे किरदार का मालिक हो, इस्लामी कवानीन से आगाही हो उसकी। अब देख लें इस्लामी कवानीन कितना भी जानते हैं, ये इस्लामी तालीमात का जानने वाला हो, बड़े गुनाहों से बचा हुआ हो। ये एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, 62 जो आर्टिकल है ये एक सिंबॉलिकल आर्टिकल है।
ये हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल तो है बट एप्लीकेबल नहीं है। 2 है। इसके बाद है 63, ये डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 62-63 जो है ना, ये क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन है। जो बातें मैं अभी आपसे डिस्कस करके आया हूँ वही इनकी डिसक्वालिफिकेशंस हैं, अगर ये डिसक्वालीफाई करें। लेकिन ये सेक्शन, ये आर्टिकल जो है, ये पाकिस्तानी आइन में सिंबॉलिकल है, इनका कोई नहीं होता। हम नेक्स्ट चलते हैं, 62-63 हो गया। इसके बाद आर्टिकल 64 है। स्टूडेंट्स, जो 64 है ना, ये है कौमी असम्बली में स्पीकर और सेनेट में चेयरमैन को की सीट्स के मतलब है कि इसकी सीट्स जो हैं वो कैसे जो हैं वो वीकेंट हो सकती हैं। ठीक है, विकेशन ऑफ सीट्स हैं, विकेशन ऑफ सीट्स हैं स्पीकर की और सेनेट में चेयरमैन की। तो ये मैं अभी पहले आपके साथ डिस्कस कर आया हूँ। मैं एक्चुअली ये लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता। अगर किसी वजह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सीट्स वीकेंट कर जाएं तो उन पर दोबारा इलेक्शन होता है। 65 जो है वो ओथ ऑफ मेंबर्स हैं। मेंबर्स तब तक कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते जब तक जो है वो ओथ ना ले लें, हाउस का ओथ ना ले लें। 66 जो है वो प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स हैं। यही वो आर्टिकल है जिसकी बुनियाद पर हर 3-4 साल बाद मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस वो लेकर आ जाते हैं कि हमें मज़ीद मराहत दी जाएं, हमारी जो पैसे कम हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, तो हर 3-4 सालों बाद इनकी सैलरियाँ और मराहत में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो बस और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना इसके मतलब। ठीक है, तो 66 जो है वो प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है, 66 जो है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 67 जो है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मींस है कि ये जो ईवान है ये अपने जो रूल्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वो कार्रवाई के रूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो अगर कोई खाली सीट होती है उसको फिल करने के रूल्स होते हैं, तो इसके मतलब ये खुद बना सकते हैं। 68 है स्टूडेंट्स, 68 जो है वो किसी भी जो ये है रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि मजलिस शूरा में ये चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप लोग? नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस, नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जजेस को, इसके कंडक्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में मजलिस शूरा में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। इसके बाद 69 है स्टूडेंट, 69 जो है वो मजलिस शूरा की के इजलास की कार्रवाई के मतलब है कि अब जजेस को मिली है ना एक रिस्ट्रिक्ट किया है कि इनको डिस्कस नहीं किया जाता, तो उनको भी कह दिया है कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इन टू प्रोसीडिंग्स, मजलिस शूरा की प्रोसीडिंग्स को कोर्ट्स या कोई भी जो अदारा है वो उसको इंक्वायरी नहीं उसकी कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद आर्टिकल 70 पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। अच्छा, इसके मतलब है कि मेरा लेक्चर पढ़ा है कि लेजिस्लेशन कैसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेजिस्लेशन का तरीकाकार जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स की सूरत में होती है। ठीक है, ये बिल जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स ऑर्गेनाइजेड बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। किसी भी ईवान में आते हैं तो उसमें एक मखसूस प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि उस पर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग होते हैं। फर्स्ट रीडिंग जो होती है इट इज द इंट्रोडक्टरी रीडिंग, इसमें जस्ट पढ़कर सुनाया जाता है और मेंबर्स को कापियां तकसीम कर दी जाती हैं। सेकंड रीडिंग में इसके मतलब मुकम्मल डिस्कशंस होती हैं बिल के मतलब। अगर मेंबर्स ये कहें कुछ सिफारिशात दें तो वो बिल मुतल्लिका कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। जिस ईवान में पेश हुआ होता है उसी ईवान की मुतल्लिका कमेटी को रेफर कर दिया जाता है।
वो कमेटी जो 15 दिन के अंदर अंदर उस पर सिफारिशात मरतब करती है। अगर तो कोई तरमीम करनी होती है तो करती है, अदरवाइज वापस उसको बिल को उसकी काट छांट करके दोबारा ईवान में भेज देती है। उस पर फिर वही सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग एक्चुअली जो होती है वो वोटिंग स्टेज होती है, उसमें वोट किया जाता है। मैं आपको पहले बता आया हूं कि जो फर्स्ट जो वोटिंग है वो जो सादा बिल्स हैं, जो सादा बिल है इसमें सिंपल मेजोरिटी, और जो मनी बिल्स हैं इसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात एक और बताता चलूं, जो मनी बिल्स हैं वो हमेशा जो हमारी कौमी असम्बली है उसमें पेश होते हैं, क्योंकि ये जो मनी बिल्स हैं इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, आगे चल के बताता हूं आपको जो फाइनेंस कमेटी है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है 70 हो गया, आर्टिकल 70 हो गया। इसके बाद 71 है, ये जो है ना ओमिटेड हो गया था, ये 18th अमेंडमेंट 18वीं अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल 72 प्रोसीजर एट जॉइंट मीटिंग, अगर दोनों ईवानों की मीटिंग इकट्ठी मीटिंग हो तो उसका प्रोसीजर जो है वो कैसे होता है, ये इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, सदर जो है अगर जॉइंट मीटिंग करनी है तो विद द एडवाइस ऑफ स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड विद द एडवाइस ऑफ चेयरमैन ऑफ सेनेट, इनकी एडवाइस से मतलब इनकी बुलवा सकता है। और जब जॉइंट मीटिंग होगी तो आपको मैं बता दूं आगे चल के आएगा कि ऐसी सूरत में जो प्रिजाइड करता है वो स्पीकर करता है, वहां पर फिर सेनेट का चेयरमैन नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, 73 आर्टिकल पे चले गए। प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, हाँ मनी बिल्स का प्रोसीजर है, मैं अभी आपको इसके मतलब थोड़ा सा बता देता हूं कि मनी बिल का जो प्रोसीजर है, जो मनी बिल्स हैं ये हमेशा हमारी कौमी असम्बली में नेशनल असम्बली में पेश किए जाते हैं, और वहां से फिर इसका प्रोसीजर वही है कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ठीक है, मनी बिल्स जो हैं वो किसी तरह से भी हो सकते हैं, वो एनुअल बजट हो सकता है, वो किसी भी कंसोलिडेटेड फंड्स हो सकते हैं, वो फेडरल फंड्स हो सकते हैं, वो रेम्यूनरेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो इसके अलावा हाँ वो सदर के ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, सदर के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, एग्जेक्टिव्स के जो ऑफिस हैं उनके एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं और इनके ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, या किसी तरह के भी एक्सपेंडिचर्स हो, इसके मतलब जो बिल्स हैं जो हमेशा नेशनल असेंबली में पेश किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। सेक्शन आर्टिकल 74 आ गया, फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 74 के तहत जो भी फाइनेंशियल मेजर्स लेगी वो विद द कंसेंट ऑफ जो इसके मुतल्लिक लेगी। ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड हो सकते हैं, या जो चीजें अभी मैंने गिनवाई हैं इसके मतलब किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तब तक नहीं पास हो सकते जब तक कि इस पर असेंट ना आ जाए। इसके बाद 75 आर्टिकल 75 जो है वो प्रेसिडेंट असेंट के जो लेजिस्लेटिव का प्रोसीजर है ना, उसमें अगर एक ईवान से एक बिल पास होता है तो दूसरे ईवान में जाता है, दूसरे ईवान में सेम प्रोसीजर के बाद वो बिल जो है वो आर्टिकल 75 के तहत प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजा जाता है। सदर जो है उस पर असेंट देता है, जरूरी है 10 दिन के अंदर अंदर असेंट देना जरूरी है। अगर नहीं देता या बिल वापस कर देता है, या जो भी सिफारिशात लगाकर जो भी एडवाइस लगाकर बिल वापस करता है, तो दोनों ईवान जिस ईवान में उससे वो बिल गया हो दोबारा उसी ईवान में उसी कार्रवाई के तहत वो बिल जो है दोबारा पास होता है। इसके बाद दोबारा सदर के पास जाता है, 10 डेज के अंदर अंदर उसको ये मंजूरी देना होती है। ये देने के बाद विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये बिल जो है बिकम अ लॉ एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्ट ऑफ नेशनल असेंबली बन जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं 77 आर्टिकल 77 के मतलब टैक्स टू बी लीव बाय लॉ ओनली। स्टूडेंट्स ये है टैक्सेस के मतलब। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता
मजलिस शूरा जिसको पास ना कर दे, ठीक है। इसके बाद 78 है, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स के मतलब है। ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, ये जो अभी मैंने डिटेल डिस्कस की थी, इसके मतलब जो फंड है और जो पब्लिक अकाउंट्स हैं, इन पर ये डील करता है 78 आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद 79 आर्टिकल है, ये है कस्टडी के मतलब और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट की जो कस्टडी है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के तमाम रूल्स जो हैं, इनके मतलब जो रूल्स हैं वो जो प्रेसिडेंट बनाता है। इसके बाद है आर्टिकल 80 एनुअल बजट स्टेटमेंट के मतलब है, सालाना बजट में तमाम अखराजात और आमदनी के मतलब डिटेल बताई जाती है। सदर को जो मुराद मिलती हैं और उसके ऑफिस के अखराजात हैं, उसकी डिटेल बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के और इनके ऑफिस के अखराजात के मतलब डिटेल बताई जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अखराजात और इसके ऑफिस के अखराजात के मतलब डिटेल होती है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है, इनके मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके ऑफिस के मतलब, और एडिटर जनरल के अखराजात और इनके जो ऑफिस के अखराजात हैं, इनके मतलब डिटेल बनाई जाती है। आर्टिकल जो है वो 81 डील करता है, ठीक है। 80 डील करता है, 80 डील करता है, और 81 जो है वो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कि ऐसे अखराजात जो हैं, जो भी हम मैंने डिस्कस किए हैं, ये लिए जाएंगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। इसके बाद 82 पे जाते हैं। 82 भी जो है वो प्रोसीजर रिलेटिंग टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट के मतलब डील करता है। इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर्स हैं या स्टेटमेंट है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद 83 है, इसमें है 83 जो है ये, हाँ, आर्टिकल 83 जो है ये 82 के तहत जो अखराजात की तफसील बनाई गई थी, जो अखराजात की मद में जो बजट स्टेटमेंट बनाई गई थी, 83 के मुताबिक जो वजीर आजम है इस पर दस्तखत करेगा। फिर अथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स, वो उनको कोई अथॉरिटी मिलती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद 84 है, आर्टिकल जो है वो 84 जो है वो वोट्स ऑन अकाउंट के मतलब है। इसके बाद आर्टिकल 86 है, पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर्स व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व, जब असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो उसके अखराजात जो हैं वो किस तरह चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। इसके बाद 87 है, जो सेक्रेटरीज ऑफ मजलिस शूरा जो है, ईच हाउस शेल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरीट, तमाम जो हमारे दोनों हाउस हैं इनके मतलब अलग अलग जो हैं वो सेक्रेटरीट बनाए जाएंगे आर्टिकल 87 के मतलब। और 88 आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमेटी है, ये बात आई है अब वो जो मैंने आपको बताई थी। फाइनेंस कमेटी जो है वो हमारी कौमी असम्बली की एक कमेटी है। फाइनेंस कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के अखराजात और जो चीज़ें मैं आपको बता के आया था वो सारी चीज़ें कंट्रोल ये करती है, ये फाइनेंस कमेटी करती है। फाइनेंस कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ स्पीकर, चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स जो है वो जो कैबिनेट है वो इलेक्ट करके देती है इसको, वो जितने भी हों, ठीक है। इसमें स्पीकर, चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और असेंबली से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ये फाइनेंस कमेटी बनती है और तमाम तरह के एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करती है। इसके बाद लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है 89, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस। हाँ, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने का इख्तियार है जनाब सदर के पास। सदर के पास इख्तियार है कि जब वो कंसीडर फिट करे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, हालात के मुताबिक वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब ज़रूरत महसूस होगी, मे रिक्वायर्स। और आर्टिकल 89(2) में है कि ऐसा आर्टिकल जो है वो ऐसा ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जा सकता है, बट ऐसा ऑर्डिनेंस जो है वो
उसकी म्याद में इजाफा किया जा सकता है। और अगर वो 120 डेज के अंदर अंदर पास हो जाता है, पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो वो ऑर्डिनेंस लॉ बन जाता है। और अगर वो ऐसा ऑर्डिनेंस जो है वो सदर वापस भी ले सकता है, ठीक है। और जब ये ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश होता है तो वो एक बिल की सूरत में पेश होता है। मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं कि जब ऑर्डिनेंस जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट में आएगा तो वो बिल की सूरत में आएगा, ठीक है। और अगर वो कौमी असम्बली और यहाँ से पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस जो है कभी भी सदर वापस ले सकता है। इसकी तौसीक जो है वो विदिन 120 डेज पार्लियामेंट को करना होती है। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो सदर भी पहली दफ़ा कर सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मैंने मखसूस पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं, डिटेल में नहीं गया मैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी आप बुक्स ले लें, वहाँ से इसके साथ साथ इसकी जो है वो MCQs भी तैयार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।